आज अपन पढ़ेंगे क्या? हाँ, पाचन तंत्र। अब देखो, पाचन तंत्र, पहले तो अपन पाचन की प्रक्रिया समझते हैं, फिर उस तंत्र को पूरा समझेंगे। यानी पाचन होने के लिए शरीर में 5 अवस्थाओं से भोजन गुजरता है, तब पाचन की प्रोसेस क्या होती है, पूरी होती है। सबसे पहले भोजन को अपन अंतर लेते हैं, जिसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। फिर भोजन का पाचन होता है, उसको पाचन कहते हैं, यानी अणुओं का टूटना पाचन होता है। फिर कोशिका जो भोजन में से काम की चीज होती है उनका अवशोषण करती है, जिसको अधिशोषण कहा जाता है। फिर उस अधिशोषित पदार्थ से शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिसको स्वांगीकरण कहा जाता है। और बाद में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है, उसको मल परित्याग कहा जाता है। यानी जब 5 प्रोसेस पूरा होता है तब भोजन के पाचन का पूरा प्रोसेस होता है। पहले तो अपन पाचन का प्रोसेस देखते हैं, फिर अपन पाचन तंत्र देखेंगे, उनका एक एक अंग देखेंगे, एक एक भाग देखेंगे, और प्रत्येक का काम देखेंगे और प्रत्येक की विशेषता देखेंगे। तब अपना पाचन तंत्र का चैप्टर क्या होगा, पूरा होगा। ठीक है। अब देखो, अपन पाचन तंत्र के अंदर, पाचन तंत्र तो यानी शरीर भोजन को पाचन करने वाले अंगों से मिली हुई बनी हुई संरचना क्या कहलाएगी, पाचन तंत्र। अब कौन कौन से अंग होते हैं वो बात करते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं पाचन प्रक्रिया की प्रमुख अवस्थाएं। पाचन प्रक्रिया की 5 अवस्थाएं, इनमें क्या है, कभी कभी नाम से पूछ लेते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ही बनता है। एक बार पढ़ने के बाद एक बार रिवीजन किया तो ये याद हो जाएगी, ज्यादा कोई टफ है नहीं। अब देखो, जिसके अंदर पहले प्रोसेस को अपन कहेंगे, पहला हो गया अंतर्ग्रहण। क्या हो गया? हाँ, अंतर्ग्रहण का मतलब क्या हुआ, पहला प्रोसेस अंतर्ग्रहण, दूसरा प्रोसेस पाचन, तीसरी प्रक्रिया को अपन कहेंगे अधिशोषण, चौथी को अपन कहेंगे स्वांगीकरण, और 5वीं अवस्था को अपन कहेंगे मल परित्याग। अब देखो, इनमें से इंपॉर्टेंट बन जाता है पाचन की परिभाषा और स्वांगीकरण की परिभाषा। बाकी वालों के तो नाम से लगभग अर्थ का पता आ जाता है, जैसा नाम है उस हिसाब से परिभाषा बन जाती है। अब समझो, अंतःकरण क्या हुआ, भोजन का शरीर के अंदर निगलना। यानी जैसे ही अपन ने भोजन लिया, भोजन का शरीर के अंदर निगलने का जो प्रोसेस है ना, शरीर के अंदर जाने का प्रोसेस, वो तो क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। पाचन क्या होता है, पाचन किसे कहते हैं? वैसे पाचन के अंदर ये 5वीं अवस्था आ जाती है। पाचन वो होता है जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करना ही क्या कहलाता है, पाचन। पाचन से शरीर, जब अपन भोजन लेते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि जैसी अपन ने बाजरे की रोटी खाई है वो शरीर के सीधी काम आएगी। नहीं, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और विभिन्न प्रकार के एंजाइम उस भोजन के ऊपर मिलेंगे, तब उसको शरीर के पाचन योग्य बनाएंगे। यानी शरीर के लिए पाचन योग्य पहले नहीं था, वो एक प्रकार का जटिल अणु थे, मतलब कठिन अणु थे, और शरीर ने अपने पाचन के लायक बनाया उनको, यानी उनको सरल अणुओं में तोड़ा, उनके साथ ऑक्सीजन मिली, भोजन का ऑक्सीकरण हुआ, जिससे उनका रस बना, और कोशिकाओं ने उनका अवशोषण किया, जिससे शरीर को एनर्जी प्राप्त हुई। तब जाके भोजन के पाचन का प्रोसेस क्या हुआ, पूरा। तो अलग अलग बातों में पढ़ते हैं। अंतःकरण पाचन हो गया, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना। फिर टूट गया, टूटने के बाद कोशिकाएं ग्रहण करेगी। यानी जैसे भाई आदमी जन्म लेता है, तब जाके आदमी के जन्म के समय 3.5 kg का होता है, और मरते दम तक आदमी 70 kg का होता है। इसका मतलब इसका जो वजन बढ़ा है, वो उसने जो भोजन खाया उसका अधिशोषण हो के ही तो कोशिकाओं का विकास हुआ है, शरीर का विकास हुआ, यही तो संभवत है। तो कोशिकाएं शरीर भोज्य पदार्थों का कोशिकाएं शोषण करती है, ग्रहण करती है, कोशिकाएं अपने अंदर लेती है। फिर जो अलग अलग कोशिकाओं के अंदर जो भोज्य पदार्थ आ जाता है, उनके ऊपर जब ऑक्सीजन मिलती है तो उससे अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होना क्या कहलाएगा, स्वांगीकरण। जब शरीर से ऊर्जा मिल जाएगी, कोशिका ले लेगी, लेकिन जो पीछे बच जाएगा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मल परित्याग।
बात समझ में आई? इन पांचों प्रोसेस, यहां से लेने से लेके अपशिष्ट पदार्थों को निकालने तक का पूरा प्रोसेस। तो एक एक शब्द का अर्थ क्वेश्चन आता है पाचन का या स्वांगीकरण क्या है, ये दो शब्द अच्छे हैं, एग्जाम में पूछने लायक है, तो मैं इसके सामने आप लिखता हूं, आप साथ साथ में लिख सकते हो। समझ में आ गया सारी बात? पीछे लिख दो। यानी अंतःकरण का अर्थ होता है भोजन का निगलना, भोजन का निगलना। पाचन का अर्थ होता है भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना। अधिशोषण का होता है भोज्य पदार्थों का कोशिका द्वारा शोषण, कोशिकाओं द्वारा शोषण, भोज्य पदार्थों का कोशिकाओं द्वारा ग्रहण करना, शोषण करना। स्वांगीकरण होता है अधिशोषित भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करना। अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया। हो गया? तो ये 5 विभिन्न चरण हैं, 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से भोजन के पाचन का प्रोसेस क्या होता है, पूरा होता है। अब अपन थोड़ा पाचन तंत्र का चित्र के माध्यम से अपन परिचय करते हैं, एक एक अंग को देखते हैं कहाँ स्थित होता है, किस प्रकार प्रोसेस चलता है, फिर अपन एक एक के बारे में जानेंगे। सबने लिख लिया हो तो आगे बढ़े। ये अपने सामने है मानव पाचन तंत्र। अब देखो, सबसे पहले भोजन का प्रोसेस, ये अपना मुंह, और मुंह के अंदर के भाग को कहते हैं क्या, मुख गुहा। यानी एक प्रकार की ये दर होती है, गुहा होती है, जिसके अंदर 32 दांत, एक जबान, एक जीभ होती है, 32 दांत होते हैं, और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन। बहुत काम की है। टाइलिन कीटाणुओं को मारने में सहायक है, जबकि लाइसोजाइम जो मंड संरचना
मंड स्टार्च होता है उसको शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित करने में क्या होता है, सहायक होता है। क्योंकि अपन जो भी भोजन करते हैं वो जैसे पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन करते हैं ना, जो भी खाते हैं वो किसी न किसी पेड़ का फल है। जैसे बाजरी खाई, गेहूं खाई, यानी एक पौधे का है। पौधे में भोजन का जो संचय होता है वो हमेशा किस में होता है, स्टार्च में। मैंने लिखा है ना। और अपने शरीर में स्टार्च काम का है नहीं, अपन को चाहिए ग्लूकोज। क्या चाहिए, यानी ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, या जिसको हिंदी में शर्करा कहते हैं। तो इसके अंदर जो पाया जाता है ना लाइसोजाइम, जीभ के अंदर, वो लाइसोजाइम स्टार्च को सीधा कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे सारे आगे के अंग पाचन करने में आराम से अपनी भूमिका अदा कर पाते हैं। तो यहां से प्रोसेस शुरू हुआ। मुख गुहा में दांत होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रकार का अलग अलग काम है, अलग अलग कितने प्रकार के कौन से दांत होते हैं। किसी का काम चीरना फाड़ना है, किसी का काम काटना है, तो किसी का काम चबाना और पीछना यानी महीन करने का काम है। तो इस प्रकार फिर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे 2 मुख्य हार्मोन निकलते हैं, टाइलोन और लाइसोजाइम। एग्जाम में आता है तीन ग्रंथियों की जोड़ी होती है, एक साइड, दोनों साइड होती है 3-3। तो ये अधोजंब, अधोजिया ग्रंथि और कर्ण पूर्व ग्रंथि, ये शरीर के अंदर जुबान के नीचे ये 3 ग्रंथियां पाई जाती है। उसके बाद जहां कंठ होता है, कंठ के यहाँ 2 प्रकार के ये ढक्कन होते हैं। एक तो होता है ये एपिग्लाइटिस, जो श्वसन नलिका तथा भोजन के बीच में आता है। जैसे अपन खाना खाते हैं तो वो एपिग्लाइटिस श्वसन नलिका के ऊपर आ जाता है, जिससे भोजन गर्सिका में चला जाए, गर्सिका से होता हुआ आमाशय तक पहुंच जाए। क्योंकि कंठ के अंदर दोनों का कनेक्शन होता है, किसका, आरनाल का यानी इस गर्सिका का, और फेफड़ों से कनेक्शन होने वाली श्वसन नली दोनों ही कंठ के अंदर होती है, जिसकी वजह से तो अपनी आवाज आती है। क्योंकि श्वसन नली की वजह से तो अपनी आवाज बढ़ती है कंठ में से। तो यहाँ पर एपिग्लाइटिस होता है, जो खाना खाने पर उसको ढक देता है और खाना सीधा निकल जाता है। इसलिए तो खाना खाते समय बात नहीं करनी, क्योंकि बात करने पे हवा निकलती है तो एपिग्लाइटिस कंफ्यूज हो जाता है कि किसको ढकना है और किसको बंद करना है। इसलिए खाना खाते समय बात करने ओके पड़िए। हाँ तो ये फिर गर्सिका में ये आइटम हो गया। यहां से फिर भोजन यहाँ आता है। यहाँ कोई पाचन का प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ फेफड़ा होने के कारण यहाँ की जगह फेफड़ों में होती है। फेफड़े होते हैं यहाँ पर, पसलियों के नीचे फेफड़े रहते हैं, इधर हृदय रहता है। तो यहाँ का सारा काम, इसके बाद ये गर्सिका से होता हुआ भोजन किस में आ जाता है, आमाशय में। सबसे पहले भोजन का पाचन आमाशय से शुरू होता है, और यही आमाशय अपना पेट है, जो सामने अपन को पेट के रूप में दिखाई देता है, वो आमाशय जे के रूप में आकृति में होता है। आमाशय सबसे ज्यादा भोजन यही ठहरता है। पाचन तो सबसे ज्यादा छोटी आंत में होता है, लेकिन ज्यादा समय तक कहाँ ठहरता है, आमाशय में ठहरता है। फिर आमाशय के अंदर कौन सा हार्मोन्स निकलता है, कौन सा अम्ल निकलता है आमाशय में, हाँ एसियल अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे भोजन के अंदर किसी भी प्रकार के कीटाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। फिर यहाँ से ये अम्लीय भोजन यहाँ रहता है। इसके बाद भोजन इस ग्रहणी से, यहाँ यकृत है, यकृत के अंदर पित्त रस बनता है, और यकृत में पित्त रस बनने के बाद एक यकृत के नीचे थैली लगी हुई होती है, जिसको पित्ताशय कहते हैं। उस पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। फिर आमाशय से जस्ट नीचे किस में आ जाता है, ये यहाँ से पित्त रस मिल जाता है, और यहाँ से एसियल मिल जाता है आमाशय। और आमाशय के अंदर ही होता है जठर रस। क्या होता है, एक एसियल होता है और एक जठर रस होता है। जठर रस के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है क्या, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। रेनिन दूध का पाचन करता है, जबकि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ से एसियल, रेनिन, पेप्सिन, जठर रस आमाशय में भोजन में मिल जाते हैं। फिर जैसे ही आमाशय के बाद भोजन यहाँ निकला, अब भोजन अम्लीय हो चुका है, जबकि शरीर को न अम्लीय चाहिए न क्षारीय चाहिए, भोजन उदासीन चाहिए। क्यों, अम्लीय चाहिए तो एसिडिटी हो जाएगा, और यदि ज्यादा क्षारीय हो गया तो शरीर में कड़वाहट हो जाएगी। इसलिए यहाँ से पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। पित्त रस क्षारीय होता है, एसियल अम्लीय होता है। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो उदासीन का निर्माण कर देते हैं। यहाँ से पित्त रस मिल जाता है शरीर के अंदर। फिर ये भोजन आ जाता है किसके अंदर, अग्नाशय में। किसमें आ जाता है, अग्नाशय में। अग्नाशय के अंदर पूर्ण पाचक रस मिलता है, जो यहाँ से पूर्ण पाचक रस मिलने के बाद, ये छोटी आंत है लेकिन इसकी संरचना बहुत लंबी है। फिर भोजन छोटी आंत में आ जाता है, जिससे भोजन का पूर्ण रूपेण क्या होता है, पाचन होता है।
जब भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है तब ये भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत के अंदर भोजन का जो काम का आइटम होता है उसका अधिशोषण हो जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको मल द्वार में भेज दिया जाता है। मल द्वार से गुदा से होते हुए अपशिष्ट रूप के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रोसेस रहता है। इस प्रकार के अंग है। इनके अंदर यकृत के अंदर भोजन नहीं आता है, लेकिन यकृत के अंदर बहुत काम होते हैं। यकृत को मैं आपको आज पूरा विस्तृत पढ़ाऊंगा, अपने ग्रंथियों पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। लेकिन यकृत को शरीर की क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अलावा यकृत शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला है। एक केमिकल वो क्या कहते हैं लेबोरेटरी के रूप में काम करती है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस, भोजन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, यूरिया अमोनिया के रूप में रहती है, फाइब्रोजिन और प्रकार की प्रोटीनें निकलती है, इनके अंदर विटामिनों का संश्लेषण होता है। सारा काम यकृत के अंदर होता है। फिर यकृत में पित्त रस है जो भोजन के पाचन में बहुत बड़ा सहायक है। उसके बाद छोटी आंत से होता हुआ अपने एक छोटी आंत बड़ी आंत से होता हुआ इस नाल से होता हुआ यहाँ के बाद बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, ओनली फॉर जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होने के बाद कठोर रूप में मल द्वार में भेज दिया जाता है और जो रसीला रूप होता है वो कोशिकाएं अवशोषण कर लेती है। इस प्रकार भोजन का पाचन होता है। तो अपन कहानी शुरू करेंगे किससे? मुख गुहा से शुरू करेंगे और अपन गुदा मलाशय तक पहुंचेंगे, तब भोजन का प्रोसेस, पाचन का प्रोसेस पूरा होगा। बात आ गई समझ में? सारी बातें करेंगे, जीभ की भी करेंगे, लार ग्रंथियों की भी करेंगे, दांतों की भी करेंगे, मुंह की करेंगे, ग्रसनी की करेंगे, यकृत की करेंगे, पित्ताशय की करेंगे, आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये गुदा मलाशय, सबकी बात करेंगे। चलो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं भोजन के पाचन का प्रारंभ जहां से शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मुख गुहा। मुख गुहा क्या है? बिल्कुल पाचन प्रक्रिया का प्रथम अंग, यानी पाचन प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है। पाचन प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से होता है? मुख गुहा से। और मुख गुहा एक खाली जगह होती है, ये तो लिखवाने लायक नहीं है, सबको पता है। यानी होठों और गालों के बीच की जगह मुख गुहा एक खाली जगह होती है। खाली जगह ही होती है ना। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें हाँ वो तो बात अभी अपन करेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। अभी मैंने कहा शर्करा को किसमें, स्टार्च को किसमें बदल देता है? अरे कार्बोहाइड्रेट में बदलता है ना। हाँ, इसमें क्या होती है? एक जीभ होती है, एक जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, तथा 32 क्या होते हैं? दांत पाए जाते हैं। यह होता है मुख गुहा का छोटा सा प्रोसेस। फिर बात आती है, इसकी बात अपन ने कर ली, तो अगली बात अपन करें किसकी? जीभ की। जीभ में क्या होता है? अब जीभ पे आते हैं। जीभ पहली बात तो जीभ क्या करती है भाई? जीभ भोजन के अंदर लार ग्रंथियों से लार निकलती है और उस लार को भोजन में मिलाने का काम कौन करती है? जीभ भोजन में लार को मिलाकर निगलने में सहायता तथा बोलने में भी सहायता प्रदान। बोलने के लिए सहायक कौन है? जीभ। यदि जीभ नहीं है तो बोला नहीं जा सकता। यानी जीभ भोजन में लार मिलाकर निगलने में सहायक, इसके अलावा बोलने में तो है ही, बोलने में सहायक। इसके अलावा जीभ में एक और प्रमुख बात होती है। क्या होती है? हाँ, जीभ के ऊपर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। स्वाद का पता कहां से लगता है? जीभ। और जीभ के 3 भागों से अलग अलग स्वाद का होता है।
क्वेश्चन वहां से आता है, यानी स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। और अगली लाइन अति इंपॉर्टेंट है, जीभ के आगे के भाग यानी अग्र भाग से तो कैसा स्वाद, हाँ, अग्र भाग से मीठा, मध्य तथा किनारों से कलिकाएं, कलिकाएं, कणिकाएं नहीं, कलिकाएं, मध्य तथा किनारे से कैसा, खट्टा या कड़वा, खट्टा, हाँ, खट्टा तथा, हाँ, पक्ष भाग यानी पीछे के भाग से, हाँ, पक्ष भाग से कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अगली बात करें अपन मुख गुहा के बाद लार ग्रंथियां। अभी लार ग्रंथियों में, वो लार ग्रंथियों में एंजाइम होते हैं टाइलिन और लाइसोजाइम। हाँ, वो लार ग्रंथि होती है, जो लार ग्रंथियां जुबान के नीचे 3 ग्रंथियां होती है जिनसे वो निकलते हैं, और जुबान जीभ क्या करती है, भोजन के अंदर उनको मिलाने में सहायक है। तो एक ही बात है, चाहे जीभ में लिखो ऐसे अलग आएगा नहीं, लेकिन अपन को जैसे यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, एक, और ये तो स्वाद कलिकाएं तक इजी है, कौन से भाग से कौन से स्वाद का आभास होता है ये इंपॉर्टेंट है। और लार ग्रंथियों से ये आएगा कि मानव में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। हाँ, तो लार ग्रंथियों की बात करें तो मानव में 3 जोड़ी, यानी कुल मिला के 6 होती है, 3 जोड़ी है, एक तरफ 3 और दूसरी तरफ भी 3, मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे लाइसोजाइम तथा टाइलिन एंजाइम का क्या होता है, श्रावण होता है, यानी निर्माण होता है, एंजाइम का श्रावण होता है। फिर यहां से अपन बात लिख लेंगे, क्या लाइसोजाइम क्या करता है, तो यहां अपन एक पॉइंट बना दिया, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा भाई, भोजन के साथ आए, टाइलिन मारता है लाइसोजाइम, पक्की बात, अच्छा यूं, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, वेरी गुड, क्या बात, क्या करता है ये, अच्छा ये जीवाणु को मारता है, सही तो कह रहे हो आप। किंटाणु लिख दूं है, किंटाणुओं को मारने में सहायक और अगली बात करें टाइलिन, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च, स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड, स्टार्च को सरंकरा, यानी सरंकरा, ये माल्टोज में सारी ओज की जो भावना आती है वो सारी सरंकरा ही है, सरंकरा यानी जिसको अपन यदि सीधे शब्दों में माने तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, सरंकरा यानी जिसको कार्बोहाइड्रेट में बदलता है।
ये रहेगा लार ग्रंथि का काम। लिख लिया सभी ने? हो गया सबके? चलो ठीक। अब अपन अगली बात, जीभ की हो गई, लार ग्रंथियों की हो गई, मुख गुहा की हो गई। अब मुख गुहा में कौन है? दांत। अब अपन बात कर रहे थे किनकी? दांतों की। ये दांत बहुत दांत, चलो ठीक है, दांत की बात करें। हाँ बताओ भाई, दांतों के बारे में आप क्या बता सकते हो? हाँ 4 प्रकार के होते हैं, और हाँ मानव में 32 दांत होते हैं, और हैं? अच्छा, दांतों की सबसे बाहरी परत इनेमल होती है, जो शरीर की सबसे कठोर भाग है। और हैं? क्या है? अच्छा 16 जोड़ी होती है। और स्थायी दांत कितने होते हैं? स्थायी दांत, स्थायी कितने होते हैं? अस्थायी कितने होते हैं? दूधिया दांत कितने होते हैं? 20। और स्थायी 12। कितने होते हैं? हाँ। चलो लिखो। हाँ, पहले सबसे पहले लिख लो दांतों का अध्ययन। क्या लिख लो? हाँ, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी या ओडेंटोलॉजी? है? क्या बात कर रहे हो? ओडेंटोलॉजी नहीं है, दांतों का अध्ययन। डेंटोलॉजी या ओडेंटोलॉजी? क्या बात कर रहे हो? अरे ओडेंटोलॉजी नहीं होता है। मैंने क्या लिखवाया आपको? है? सही में मैं इस क्वेश्चन को आज सर्च, इस क्वेश्चन को ही मैंने किया था, तो मुझे शक हुआ थोड़ा। मैंने जहां जहां सर्च किया यहाँ यही आया था, ओडेंटोलॉजी। और मैंने एक नोट्स में देखा था, उसमें भी इंग्लिश में लिखा हुआ था ओडेंटोलॉजी। तो इसका ओडेंटोलॉजी कर लेना, ठीक है। और मानव में कुल दांत कितने होते हैं? मानव में कुल दांत 32। फिर मैं सिर्फ इतना इसलिए ये लिखवा रहा हूं 32 वाला, क्योंकि इसके पीछे आप लिख देना स्थायी कितने होते हैं? कितने होते हैं? स्थायी 12। हाँ। और दूधिया दांत कितने होते हैं? हाँ, जिनको अस्थायी बोल दे, 2 बार आते हैं, या इनको द्विबारी दांत भी कहा जाता है। दूधिया दांत को 2 बार आने वाले द्विबारी दांत। तो कितने होते हैं? 20। और बच्चों में दांत कितने होते हैं? 20 ही माने जाते हैं। 20 ही होते हैं ना। तो ये भी लिखा दूं? अभी मैं दंत सूत्र लिखाऊंगा, तब ये 20 पूरा करेगा, वो 32 पूरा करेगा। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। अगली बात करें, दांतों का निर्माण किससे होता है? हाँ, दांतों का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। दांतों की बाहरी परत, दांतों की बाहरी परत
हाँ, इनेमल की होती है, बाहरी परत का निर्माण इनेमल से होता है। बाहरी परत का निर्माण किससे होता है? हाँ, इनेमल से होता है। इनेमल से होता है ना, जो शरीर का सबसे, हाँ, ये बात वैसे कलाई थी, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। मैं सारे तंत्र पढ़ा के एक साथ 200 क्वेश्चन की पीपीटी लाऊंगा आपके सामने, तब पता चलेगा। तंत्र पढ़ते रहना, सारे तंत्र पूरे होते एक साथ प्रश्न उत्तरी लाऊंगा। जैसे कोशिका की लाया ना, मैं बना रहा हूं, लेकिन मेरा टारगेट है कि सारे तंत्र पूरा होने के बाद लाऊं, फिर आपका रिव्यू अच्छा हो जाए, ताकि रिवीजन हो जाए, पहले दिन का पढ़ा हुआ तंत्र भी सबसे जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दांत प्रकार कितने के होते हैं? 4 के होते हैं ना? पक्की बात है? ठीक है, तो अब अपन थोड़ा, मैं इसको छोटा करता हूं। दांतों की कहानी यही समेटते हैं पूरी। प्रकार, फिर और कुछ दांतों से संबंधित थोड़े तथ्य भी अपन पढ़ेंगे। दांतों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला प्रकार कौन सा? हाँ, कृंतक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसाइजर कहते हैं। हाँ, इंसाइजर, यही लिख देता हूं मैं, इंसाइजर, इंसाइजर। दूसरे प्रकार की बात करें तो रदनक। रदनक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैनाइन। ये इंग्लिश में इनका थोड़ा पूछा जाता है। अगला है अग्रचरणवक। अग्रचरणवक, जिसको कहा जाता है क्या? प्रीमोलर। और अगला प्रकार है, ऐसे लाइन वाइज लिखना, क्योंकि इनके पीछे मैं लिखाऊंगा इनकी विशेषताएं। और अगला है क्या? चरणवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? मोलर। अब पहले तो ये कैसे होते हैं, इनके बारे में बात करें। क्या काम क्या करता है? कर्तनक क्या करता है? भोजन को, हाँ, ये नहीं पूरा ही लिखता हूं, भोजन को काटने। भोजन को काटने में सहायक। ये क्या करता है? भोजन को चीरने फाड़ने में। हाँ, भोजन को चीरने में, चीरने और आहा, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। वाह। अग्रचरणवक, अग्रचरणवक का क्या है? भोजन को महीन पीछना, यानी चबाना। भोजन को महीन का मतलब क्या होता है, समझते हो ना? बहुत झीणो, महीन पीसना। महीन पीसना, और यही सेम काम होता है किसका? हाँ, अब अपन को संख्या याद रखनी है, कौन कितने होते हैं। याद है आपको? ठीक। अब देखो, इधर संख्या की बात करें, इधर देखो, यानी एक ऊपर के जबाड़े में 4 होते हैं, कुल 2 जबाड़े हैं, कुल संख्या कितनी होगी? 8 होगी। किनकी?
कीर्तनक की। फिर बात करें रदनक, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, कुल कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। और अग्र चरणवक कितने होते हैं? एक जबाड़े में 4 होते हैं, तो 2 जबाड़े में कितने हो गए? 8। और जो पीछे वाली डाडे होती है वो जोड़ी में 3 में होती है, तो ये कितनी हो गई? हाँ 6। ऊपर भी 6, नीचे भी 6, 12। अब यहां से अपने बनेगा दंत सूत्र। क्या बनेगा? दंत सूत्र का निर्माण यहां से होगा। लिख लिया सभी ने? तो ये नाम थोड़े याद रखने हैं, इनकी संख्या याद रखनी है, इनका काम। और ये थोड़े इंग्लिश में फिर क्वेश्चन आता है, साकारी में कौन से नहीं होते हैं, बच्चे में कौन से नहीं होते हैं। बच्चों में अपन ने पढ़ा 20 होते हैं। कितने होते हैं? और वयस्क में कितने होते हैं? 32। तो 12 कम कौन से होते हैं, ये भी पता तो होना चाहिए। बच्चे में कौन से 12 नहीं होते हैं? नहीं है, यही तो बात सीखनी है। अग्र चरणवक प्रीमोलर बिल्कुल नहीं होते। 8 तो प्रीमोलर नहीं होते हैं, 8 प्रीमोलर नहीं होते हैं। और मोलर की बात करें तो 2 जोड़ी होती है बच्चों में, 2 जोड़ी होती है, तब 8 बने। कितने बने? 8। 4 ये कम हो गए, 8 वो 4 ये कितना कम हो गए? 12। ऐसे होता है। अभी मैं आपको लिखाऊंगा बच्चों वाला भी, नोट लगा के 2-3 अपने दांतों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी लिखेंगे। चलो आगे, हो गया? क्यों लिख रहे हो? हाँ लिखो। फिर मैं आपको दंत सूत्र बताता हूं। वयस्क में दंत सूत्र और बच्चों में दंत सूत्र, दंत फॉर्मूला। उसके बाद दांतों से संबंधित 1-2 विशेषताएं और है, उनको अपन नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया जगदीश? सबके इधर? वेरी गुड। देखो अब बात करें अपन दंत फॉर्मूले की। किसकी? हाँ, दंत सूत्र। दंत सूत्र की बात करें तो दोनों में अपन अलग अलग पढ़े। वयस्क में पढ़े, वयस्क का मतलब 18 जिसने कर ली, वयस्क में। और किसमें? बच्चों में। अब देखो फॉर्मूला बना कैसे। अब इधर देखो, इनका चौथा हिस्सा करना है अपन को। देखो कितने हैं? 8। 8 का चौथा हिस्सा कितना? 2। 4 का चौथा हिस्सा कितना? 8 का कितना? 12 का कितना? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ये ऊपरी जबाड़ा और ये कौन सा जबाड़ा? हाँ, पूरे टोटल का करो तो चौथा हिस्सा करो, बाकी एक एक जबाड़े का करो तो आधा करो। और इसको गुणा कर दिया किससे? 2 से। कहने का मतलब 2 इससे भी गुणा हुआ तो ये बन गया 4, ये बन गया 2, ये बन गया 4 और ये बन गया ऊपरी जबाड़े में देखो 4 2 6, 4 2 4 6। और नीचे वाले में भी सेम हो रहा है, 2 से गुणा करोगे तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जबाड़ पूरी संख्या हो गई। अब इनको जोड़ोगे, ऊपर ही 16 नीचे भी 16, यानी चौथे हिस्से को इसने कम किया है। रटना कुछ नहीं है, ये कहानी क्लियर है। इन्हीं से ही तो ये दंत सूत्र बना है। और बच्चों में जो नहीं होता है उसके आधार पे बन जाता है। और बच्चों वाले फॉर्मूले से अपन को पता चल जाता है कि बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं। हाँ, तो वयस्क में क्या बना? 4 की जगह 2, 2 की जगह 1, 4 की जगह 2 और 6 की जगह 3। जितने ऊपरी जबाड़े में उतने ही। हाँ, अपन ने आधे किए थे, इसलिए पूरा करने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 2 से। ये है दंत फॉर्मूला। बच्चों में होता क्या है? कीर्तनक तो सेम होते हैं, रदनक सेम होते हैं, लेकिन प्रीमोलर होते नहीं हैं। और जो चरणवक होते हैं मोलर, वो 2 जोड़ी होती है, 3 नहीं होती है। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। 4 होते हैं इसलिए 2 लिख दी इसकी। तो 21 02 21। और इसको आप गुणा करोगे तो 20 होगा। देखो ये 4 4 और 2 कितने हो गए? 6। और सन 4 कितने हो गए? 10। 10 और 10 कितने हो गए? 20। तो ये बन गया पूरा। वेरी गुड। है क्या हुआ? अभी मैं दांतों से संबंधित कुछ फैक्ट लाया हूं, मैं आपको लिखा देता हूं। फिर अपन दांतों की कहानी तो क्या हो जाए क्लियर। फिर अपन आमाशय, अग्नाशय, यकृत इनको पढ़ेंगे। हाँ, शाकाहारी जंतुओं में रदनक,
नहीं होता है। यदि भगवान ने मानव को रदनक नाथ दिए, इसका मतलब मानव शाकाहारी में है कि मांसाहारी में? दोनों में ही है, मतलब शाकाहारी तो मांसाहारी है, इसलिए इनके अंदर रदनक मौजूद है। श्योर है ना? हाँ। अब देखो यही लिखा देता हूं मैं, कुछ नोट लगा के आप कुछ दांतों से संबंधित बातें लिखते हैं, नोट लगा दो और अपन लिखते हैं। बच्चों में दांतों का अभाव कौन से, सब में नहीं, दांतों का अभाव मतलब कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं? तो अब यहां पे आंसर आपको लिखना है पूर्णतः प्रीमोलर, प्रीमोलर तो पूर्णतः नहीं होते, पूर्णतः प्रीमोलर तथा मोलर की एक जोड़ी यानी मोलर 3, मोलर 3। समझ में आई कि नहीं आई बात? अरे बात आ गई ना समझ में? और इसके नीचे लिख देना पूर्णतः प्रीमोलर 8 दांत ये और 4 दांत ये, कुल मिला के बच्चे में कितने दांत नहीं होते हैं? 12। इस लाइन को थोड़ा व्यवस्थित लिख लेना कॉपी में, आप जैसे लिखो पहला क्वेश्चन लिख लोगे ना व्यवस्थित, ठीक है। दूसरी बात, शाकाहारियों में शाकाहारियों में अनुपस्थित दांत, कौन से दांत शाकाहारियों में अनुपस्थित होते हैं? हाँ, रदनक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैनाइन। हाँ, रदनक यानी कैनाइन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, पक्षियों में कितने दांत होते हैं? पक्की बात? हाँ, पक्षियों और कछुए में नहीं होता है स्तन। अभी मैं एक दो क्वेश्चन नया भी लाया हूं आज। पक्षियों तथा कछुए में पक्षियों की चोंच होती है, वही क्या होती है? दांत का रूप होती है। इसलिए पक्षियों में और कछुए में दांत क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, अभाव होता है दांतों का। अगली बात करें दांतों से संबंधित, तो स्तनधारी जितने भी होते हैं, स्तनधारियों में सर्वाधिक किस्में होते हैं? स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत। क्योंकि स्तनधारी का क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि मानव इसी वर्ग का सदस्य है, और वैसे अपने साइंस मुख्य रूप से मानव साइंस ही है, मानव के बारे में ही अपन को पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा घोड़े तथा चूअर में, घोड़े तथा सुअर शायद 44 होते हैं। घोड़े तथा सुअर में कितने दांत होते हैं? हाँ, 44 दांत। सुअर में कितने दांत है? 44। मच्छर में कितने होते हैं? मच्छर में 14 दांत होते हैं। हाँ, इनका 44 चाहिए। अरे मच्छर की कहानी, मच्छर में 47 दांत होते हैं। ये रहते कहाँ है पता नहीं है। मच्छर में दांतों की संख्या कितनी होती है? 47। मच्छर में दांतों की क्या हुआ है? नहीं, अब तो मच्छर है, उसमें भी यकृत, फेफड़े, हृदय सारे है ना। वो अपना काम कैसे चला रहा है, पूरा सिस्टम उसका उस हिसाब से ना। एक द ग्रेट खली को देखो, एक मेरे को देखो, सिस्टम सारा बराबर है ना। हाँ, संभव मानो, आप कल्पना करो, मैं कल्पना करवाता हूं आपसे। एक और लिख लो, मेंढक में कहां पाए जाते हैं? हाँ, मेंढक में सिर्फ एक जबड़े में होते हैं। मेंढक में दांत ऊपरी जबड़े में उपस्थित होते हैं। कहां होते हैं? गाय के भी ऊपरी में? ऊपरी में होते नहीं गाय के मेरे हिसाब से। हाँ, इसलिए कहते हैं गाय का ऊपरला दांत। हाँ, ओके। तो यहाँ अपने दांतों की कहानी क्या होती है? वैसे होती गायों में भी 32 दांत है, लेकिन ऊपरी जबड़े में होते नहीं है।
गाय भेड़ सब में 32 दांत है। अच्छा, जीवन में एक बार दांत आते हैं व्हेल के। हाँ, व्हेल की जीभ सबसे लंबी होती है, जीभ बहुत लंबी होती है व्हेल की। व्हेल और किसके जीवन में एक बार दांत आने वाले व्हेल और कौन है? चलो व्हेल का मैं लिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट है। व्हेल मछली के जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? अब ये क्वेश्चन मैंने कैसे भी लिखा है, आप समझो, इसको तोड़ो के बनाओगे तो उत्तर आपके आना चाहिए। एक बार दांत आने वाला कौन सा जीव है पूछ ले तो व्हेल, और व्हेल के जीवन में कितनी बार दांत आते हैं तो एक। इस प्रकार बन जाएगा। कल अपन आमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी दांत और छोटी आंत और बड़ी आंत, फिर छोटी आंत बड़ी आंत का छोटा छोटा पोर्शन है। मैं न पढ़ को आमाशय पे, यकृत पे, अग्नाशय पे। हाँ, यहां से विस्तृत बातें अपन को पढ़नी है, ठीक है। कल अपन कोशिश करेंगे पाचन तंत्र को क्या कर देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तंत्र सारा पढ़ने के बाद मैं एक साथ आपके क्वेश्चन लाऊंगा, इसलिए आप रिवीजन करते रहे, फिर अपन क्वेश्चनों को बड़े इंटरेस्ट के साथ करेंगे यदि आपने रिवीजन किया तो, वरना संभव नहीं है, इंटरेस्ट कहीं पैदा ही नहीं होगा, ठीक है।